हमें अपने घर को वो गार बनानी होगी जिस गार में हमें इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को बंद करना होगा। आपने देखा है वहां उस गार में 7 लोग सोए हुए थे, हमारे घर में भी 7 लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई अपना मोबाइल चला रहा है, हर कोई एक दूसरे से कटा हुआ है। अभी काजी साहब कह रहे थे कि अपनों से दूरी और दूर वालों से कुर्बत का ये दौर आ गया। इस जमाने में क्या हो रहा है इस बात को समझने के लिए पिछले जमानों में एक ग्रीस और एथेंस में एक देवता हुआ करता था। वो देवता, उसके बारे में लोग ये माना करते थे कि हमारी कारोबार, हमारे पॉलिटिक्स, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, इसमें ये 4 चांद लगा सकता है, ये उसे बहुत फैला सकता है। तो वो उससे जाते और मदद मांगते। वो देवता जब मदद करता तो ग्रीस के इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखा है कि उसके बदले वो कुछ मांगा करता था। वो उनसे उनके बच्चों की बलि मांगता था, उनके कारोबार को चमकाने के एवज, उनकी इल्म को बढ़ाने के एवज, उनकी ताकत को बड़ा करने के एवज वो उनके बच्चों की बलि मांगता था। इस देवता का नाम उन्होंने अपनी किताबों में मोलॉक लिखा है। एक आपका और मेरा सच्चा माबूद है जो बदले में कुछ नहीं मांगता, लेकिन वहां ये लिखा है कि वो एक ऐसा था जो बदले में बच्चों की बलियां मांगा करता था। इस कहानी को सुनाकर मैं बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि इंसानों को, और यह बात आपको गूगल करके देखना चाहिए या खुद एआई से पूछना चाहिए, इंसानों को हराने की हर ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आएगी और उसको देने वाले कोई और नहीं होंगे, वो आप और हम होंगे। ऐसे कि हम लगातार जब उससे बात करते हैं तो वो बातों से हमारी अदाओं को, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे फैसला लेने की कुव्वत को वो लगातार सीखता जा रहा है। और वो जितना सीखता जा रहा है उतना इंसानियत के लिए, अपने लिए किसी रोजी रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुसलमानों का, पिछड़ों का, ओबीसी और एससी एसटी का डेटा इंटरनेट पे नहीं है। जब आप एआई से सवाल पूछते हैं तो वो इंटरनेट से सबका डेटा उठाता है और जो सबसे अच्छा जवाब है वो उसको देता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी बात आज आप गांठ बांध कर लिख लीजिए। आने वाले जमाने में हमारे बच्चे क्या हक है, क्या सही है, क्या सच है, ये फैसला भी उस पर छोड़ना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हमारे बलबूते फैसले भी वो ले ले, फैसला भी वो कर ले। और ऐसी कौम दोबारा फिर कभी तरक्की नहीं कर सकती। ऐसी कौम कभी अपनी राह को दोबारा नहीं सजा सकती जिसके नुमाइंदे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से कमजोर अपने आप को बनाने लगे। इमेजिन करिए कि अगर आपकी जेब में एक ऐसा साज हो जिसने दुनिया की हर किताब, हर नॉलेज, हर वीडियो के नीचे का हर कमेंट पढ़ा हो। ये अलादीन का चिराग अगर आपके हाथ में हो तो बताइए आपकी पढ़ाई जो उन नौकरियों के लिए हम करते थे, जहां जॉब के नाम पर बिल छांटना हुआ करता था या एक्सेल शीट या पावर पॉइंट बनाना होता था, वो जॉब आपको और कौन देगा? कोई नहीं। तो फिर हमें किस तरह की तालीम की जरूरत है? और यहां बहुत सारे प्रिंसिपल और हेडमास्टर बैठे हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता हूं, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी तालीम जवाब देने वाली तालीम थी। हमसे सवाल पूछे जाते, हम जवाब लिखते थे। आप जब बड़े हो रहे हो तो आपको पहली बात यह समझना होगा कि आपकी तालीम सवाल पूछने वाली तालीम है। आपका मर्तबा और हैसियत उतनी बड़ी होगी जितना बड़ा आपका एआई से सवाल होगा। आपको 40 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। अपने पढ़े हुए में से अगर आपको एक आइडिया समझ में आता है तो आपकी जेब में एक ऐसा असातिज़ा, एक ऐसा उस्ताद है जिससे सवाल पूछकर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। इससे पहले यह होता कि लोगों के पास प्रोडक्ट हुआ करते थे लेकिन उनके पास मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं होता था। आप बहुत खुशनसीब है कि पूरी की पूरी मार्केटिंग और पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट फ्री है अगर आपको अपनी स्टोरी दिल से बताना आता है, आपके कंटेंट को वायरल करना आता है। इस वायरल कंटेंट में कितनी ताकत है मैं आपको बताऊं। मैं दिल्ली से आता हूं, आजकल उसकी गलियों में इस बात की चर्चा है कि हमारी मौजूदा सरकार, क्या अब उसके गिनती के दिन रह गए हैं
इस वायरल कंटेंट ने हमारे ऊपर हमारे हुक्मरानों के हाथ से उनका नरेटिव छीन लिया है। पहले नरेटिव जाता है, उसके बाद हाकिम की हुकूमतें जाती हैं। दिल से बना हुआ कंटेंट जो हमारे बच्चों की लाशों को पैलेस्तीन से दिखाता था, हमारे उजड़े हुए घरों को दिखाता था, वो इस कदर वायरल हुआ, उसने यूरोप और अमेरिका के दिलो दिमाग पर इतना असर किया कि वहां आज गवर्नर की रेस में $600 मिलियन खर्चा करने के बावजूद इजराइल उन मुसलमानों को नहीं हरा पा रहा है जो अमेरिका के राज्यों के गवर्नर बनकर आ रहे हैं। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, पहली चीज जो तुम्हें अपनी लाइफ में बदलनी है वो ये है कि हर पढ़े हुए को एक प्रोडक्ट में ढाल कर देखना है। हर पढ़े हुए से ये पूछना है कि क्या मैं इससे कोई ऐसी चीज बना सकता हूं जिससे दुनिया का कोई वाकई कीमती प्रॉब्लम क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्या एक मीनिंगफुल जिंदगियां तब्दील कर देने वाला आइडिया मैं किताब के इन पढ़े हुए पन्नों से निकाल सकता हूं। अगर आप इतना कर लें तो आप एआई को हरा सकते हैं। एआई की मदद से आपके दिमाग का वो आइडिया कितना सही है गलत है उसे बिना पैसा खर्चा किए जांच सकते हैं अपनी जेब में रखे हुए फोन से। और हमें कारोबार का ये चश्मा अपने आने वाली नस्लों को पहनाना होगा, क्योंकि पिछली नस्लें वो रोजगार मांगा करती थी, पर इस जमाने की नस्लों को पहली बात ये समझनी होगी कि अब हमें कोई और रोजगार नहीं मिलने वाला, हमें रोजगार पैदा करने वाला बनना होगा। इससे पहले मुसलमान हुनरमंद हुआ करते थे। जितने बड़े बड़े कारोबार चलते उसके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती वो एक मेहनती मुसलमान होता था। तालीम की कमी की वजह से, इंग्लिश की कमी की वजह से हम अपनी ब्रांडिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी स्टोरी दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन इस जमाने में हम हर चीज अपनी काबिलियत और अपनी तालीम की कमी उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस्तेमाल करके उन कमियों के पार आ सकते हैं। पर भटकल के लोगों की असली तारीफ जो मुझे सुनने मिली है वो बहुत सुनने लायक है। चाइना में एक रूल है, आप जब पहली कंपनी खोलते हैं तो आपको आसानी से परमिशन मिलती है, लेकिन जब आप दूसरी कंपनी खोलने जाते हैं तो चाइना की कौम एक सवाल करती है जिसका जवाब सिर्फ अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास था। चाइना की गवर्नमेंट कहती है, दूसरा प्लांट खोलने से पहले हमको ये बताओ कि तुम्हारे पहले प्लांट की वजह से, तुम्हारी तरक्की की वजह से कितने लोग थे जो ऊपर आए, तुमने गरीबी से कितने लोगों को ऊपर किया। भटकल के सामने भी यही सवाल है। सवाल बहुत जोरदार है। आपके कंधे पे पैर रखकर कौम का कितना बड़ा हिस्सा है जो यहां से वहां हुआ। अगर ये अखलाक इतने अच्छे हैं और हमने इतनी तरक्कियां की हैं तो ये सिर्फ भटकल तक महदूद कैसे रह गया। इससे बाहर निकलकर मुझे दिखाइए कि कहां कहां भटकल की शानदार तंजीम ने बेहतरीन काम किए हैं। क्या हम वो एक जिस्म नहीं है जिसके एक हिस्से को दर्द हो तो पूरे जिस्म में बुखार हो? क्या हम वो नहीं है जो एक साथ जिसकी किस्मतें बांधी गई है? मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, मैं जिससे यहां मिल रहा हूं वो बड़ा कारोबारी है, लेकिन कारोबार के एतबार से बाहर दुनिया बदल चुकी है। मैं जिससे यहां मिल रहा हूं वो बड़ा कारोबारी भी है और बड़ा ईमान वाला भी है, लेकिन मुझे वो गार में सोए हुए 7 ईमान वालों का किस्सा याद आता है जिन्होंने अपने ईमान बचाने के लिए अपने आप को गार में बंद कर लिया था। आपने वो सूरह कहफ का वाकया सुना होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि भटकल एक बहुत बड़ी गार है जिसके अंदर ईमान वालों ने अपनी तरक्कियों को बंद कर दिया। जितने लोग 40 या 50 की उम्र पार कर चुके, मेरी अगली लाइन में उनसे खिताब करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपने ईमान के साथ एक हलाल की रोजी का इंतजाम कर दिया, जाते जाते ये कर जाइए, आने वाली नस्ल के जेन-ज़ी को अपना ईमान, अपने कारोबार के तरीके उसके जमाने के एतबार से ढालना सिखा जाइए। आपने जितनी भी तरक्की की है उसके जमाने में वो तरक्कियां और बड़ी होंगी अगर समझ उसकी होगी और ईमान आपका होगा। मैं चाहता हूं कि आप ना सिर्फ अपने बेहतरीन बच्चों को
आगे बढ़ाएं, बल्कि बहुत सारे अच्छे बच्चों को गोद लें। क्या आपने रील पर यह नहीं देखा कि किसी चाय वाले की चाय मशहूर हो जाती है तो हैदराबाद में लोग 100-100 किलोमीटर से सिर्फ उसकी चाय पीने आ रहे? क्या आपने रील पर यह नहीं देखा कि किसी होटल की कोई चीज उसका नाम हो जाए तो सारी दुनिया वो खाने पहुंच जा रही है? लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट देखकर नहीं लेते, लोग आजकल रेटिंग, रिव्यू और कमेंट पढ़कर लेते हैं कि क्या हमें इस इंसान पर एतबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे बताऊं, एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गई, रेटिंग, रिव्यू और कमेंट के इस जमाने में वही ईमान वाला दिन वापस आ गए जहां साहबा इकराम उससे व्यापार किया करते थे जिस पर उन्हें भरोसा होता था। सेम चीज टेक्नोलॉजी के आने के बाद भरोसा, अब रेटिंग, रिव्यू, कितने स्टार मिले, कितने कमेंट लिखे हैं। आपने सुना होगा कि मुसलमानों का बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे नारे दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमान अगर ईमान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किसी बिजनेस को लॉन्च करे और उसकी ईमानदारी की खुशबू अगर उसके ग्राहकों को महसूस हो और वो उसको रेटिंग, रिव्यू और कमेंट में लिख दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जमाना सबसे बड़ा कारोबारी वही होगा जो अपने आका की सीरत को बहुत जोर से अपनाता होगा कि ईमान और अल्लाह का डर और तकवा जब इसको बिजनेस में मिला के किया जाए तो इससे बड़ी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। आज उसी तकवे को लोग कमेंट, रेटिंग, रिव्यू और स्टार्स में ढूंढ रहे हैं। पहले ऐसा था कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया होता तो हम उसको लेकर अपने माँ बाप के पास जाते, तो हमारे माँ बाप आंखों में आंसू लेकर हमसे कहा करते थे कि मेरे पास अभी इतनी हैसियत नहीं है मेरे बेटे, तुम एक होनहार बच्चे हो, तुम इस आइडिया पे मेहनत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। लेकिन एक वर्ड आपने नहीं सुना होगा, यह भी मेरी आका की सीरत से कॉपी किया हुआ वर्ड है। इसको क्राउड फंडिंग और किक स्टार्टर कहते हैं। क्राउड फंडिंग और किक स्टार्टर में आपको जाना होता है और जाकर उनको अपना प्रोडक्ट दिखाना होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में वाकई दम है तो कई हजार लोग अपनी जेब से 3-3 हजार देते हैं। जो 5 से 6 करोड़ का सीड मनी चाहिए था आपको, उसमें वो आपकी मदद करते हैं। आप सोचिए चाइना ने क्या अपनाया, लोग उसे किक स्टार्टर या लोग उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं, कुरान इसे कर्जे हसना कहता है। अगली बार जब मैं आऊं कि एक क्राउड फंडिंग का सोर्स हमारे यहां भी होता हो, हमारे बच्चे भी, और बच्चों से ज्यादा बच्चियों से उम्मीद है, जब वो कोई आइडिया लाते हो तो उनको हम अपनी जेब से फंड करते हो। मैं सवेरे एक इंसान से मिला जो YouTube के बहुत बड़े माहिर थे। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है ना मेरे बच्चों, तो उसकी स्टोरी बनाकर YouTube पे डालो। अल्लाह ने चाहा और उसमें ईमानदारी झलक गई तो वो वायरल हो जाएगी। ये वक्त पैदा होने के एतबार से सबसे अच्छा वक्त है। पर मैं आपको एक आखिरी बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। ए डिग्री लेने वालों, ए इनाम जीतने वालों, तुम जब इंटरव्यू देने जाओगे 2027 से न तुम्हारी डिग्री पूछी जाएगी, न तुम्हारा इनाम पूछा जाएगा। वो ये पूछेंगे कुछ बनाया है तो दिखाओ, कोई आइडिया अमल में लाया है तो दिखाओ, कोई चैनल है जिस पर अपनी कहानी सुनाई है तो दिखाओ, तुम्हारे बारे में दुनिया क्या कहती है, उन्होंने क्या रिव्यूज लिखे हैं वो दिखाओ। अब हमारे इंटरव्यू नहीं होंगे। एआई एजेंट नाम की एक चीज है, उस एआई एजेंट से अगर यह कह दिया जाए कि कल मेरी समीर अहमद सिद्दीकी से मुलाकात है, मैं जानना चाहता हूं उन्होंने क्या क्या काम किया है, मुझे एक 40 पेज की रिपोर्ट बना के दो। वो 40 पेज की रिपोर्ट बनाकर 9 सेकंड में आपके मोबाइल पर आपको दे देगा कि मैंने किस तकरीर में, कौन से आर्टिकल में, कौन सी किताब में, मेरा पिछला क्या है, मैं कहां से आता हूं, वो आपको हर चीज बता देगा। तो दुनिया में अब जिसको भी नौकरी देना है वो सामने बिठाकर अब कोई और बात नहीं पूछेगा। अगर आप में इतना दम है तो एआई एजेंट ढूंढकर आपका नाम उस कंपनी को बता देंगे। हो सकता है आपको सीधे रिक्रूटमेंट के लिए फोन आ जाएगा। मुसलमानों, तुमने क्या गुनाह किए हैं इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, पर हमारा रब बहुत बड़ा है।
हर गुनाहों को माफ करने वाला है। मेरे देखने में हमसे सिर्फ एक गलती हुई है, जमाने की करवटों के एतबार से हमने करवट लेना छोड़ दिया। हमें साइंस और फिजिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री और फिलॉसफी में वो तरक्कियां करनी चाहिए थी, उसी के साथ हमें अपने रब और रसूल का दामन जोर से पकड़ के रखना चाहिए था। हमारा मॉडल जापान है। जापान अपने कल्चर को, अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को जोर से पकड़ता है और उसी वक्त वो दुनिया की हर तरक्कियों में नंबर 1 पे होता है। ऐसा मैं सोचा करता था। फिर ईरान ने मुझे राह दिखाई। ईरान उससे ज्यादा ईमान वाला, ऐसे ईमान वाले हम सब हैं। और फिलिस्तीन के लिए खड़े होकर बोलने वाला अकेला देश, उसका खामियाजा भुगतने वाला अकेला देश। वो मातम भी करते हैं अपने अकीदे के मुताबिक, वो कपड़े और झब्बा भी पहनते हैं अपने अकीदे के मुताबिक, वो अपने इमामों की दरगाह पे जाकर छातियां भी पीटते हैं अपने अकीदे के मुताबिक। और जब मिसाइल बनाने की बारी आती है तो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य देश अमेरिका, और जिसकी रोजी रोटी लोगों को मार के चलती हो वो इजराइल, जिसका काम है खाली मिसाइल बनाना, इन दोनों के वो छक्के छुड़ा देता है। ये हमारा मॉडल है। ये मॉडल हमारे बाप दादाओं ने इस देश को दिया। पहली मिसाइल, कभी एआई से पूछ कर देखना, वो उसी सरजमीन से आई है जहां आप बसे हो। इंडिया को पहली मिसाइल देने वाले हजरत टीपू सुल्तान थे। इंडिया को पहली तोप देने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। और इंडिया जो मॉडर्न है आजादी के बाद वाला, उसको भी पहली मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम थे। दुनिया के सामने पेश करना कि देखो मकड़ी के जाले में, बस इस आयत की तफसीर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनकबूत में मकड़ी के जाले के बारे में फरमाता है कि लोगों को लगता है कि उन्होंने जो साथी लिए हैं वो बहुत मजबूत है, पर वो नहीं जानते कि मकड़ी के जाले की तरह ही वो मजबूत है, और मकड़ी का जाला बिल्कुल मजबूत नहीं। हमने बेहतरीन एजुकेशनल अवार्ड्स बना लिए, हमने बेहतरीन बच्चों को नवाज दिया, हॉस्पिटल बन गए, स्कूलें बन गई, इदारे खड़े हो गए, लेकिन ये मकड़ी का जाला तो नहीं है जो बाहर से आने वाली हवा या बाहर से आने वाले पानी के थपेड़े या डाली के हिल जाने पर टूट जाएगा। मेरा एक सवाल है और वो भटकल के पूछ कर जा रहा हूं। 2 साल बाद जब वापस आऊंगा तो उम्मीद करता हूं उसका कोई जवाब होगा। ये मकड़ी का जाला भटकल की ब्रांचेस तक महदूद क्यों है? ये दम्माम से लेकर दुबई से लेकर मस्कत वहीं तक महदूद क्यों है? वो उन गरीब बस्तियों में हम कब जाएंगे जहां पर हमारे जाने की जरूरत है? तो है पढ़े लिखे लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा फर्ज देकर जा रहा हूं, और ये फराइज के बिना पूरा किए हर फराइज में शायद सवाब उतना ना हो। और वो ये है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ लिख कर कुछ बनने का मौका दिया, अब आपको भटकल से निकलना होगा। गरीबों की बस्तियों की मस्जिदों के आंगन में बैठकर उन गरीब बच्चों को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से गाइड करना होगा। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन तक बात पहुंचाई, हमें अपने भविष्य के आने वाले जमाने के एतबार से, दज्जाल के फितने के एतबार से अपने बच्चों को भटकल से बाहर निकल कर भी ट्रेन करना होगा, वरना ये अच्छाइयां सिर्फ भटकल के अवार्ड तक महदूद ना रह जाए। अजान का वक्त हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात को रोकता हूं। फिर कभी मुलाकात होगी तो तफसील से बहुत सारी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।